सो हे गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नारुतो वी फॉर यू में। एंड गाइस, अगर तुम लोग इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ये सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो में गन एंड गू का डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाला हूँ सेओंगजुक से, तो जवाब है नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर 6 महीने पहले अपलोड भी कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने गन एंड गू के चेओनलैंग वाले वर्जन को सेओंगजुक के साथ कंपेयर किया था। और उस वीडियो के एंड में मैंने सेओंगजुक को विनर डिक्लेयर किया था इस बेसिस पे कि अगर गन पार्क एंड चार्ल्स चोई का पावर लेवल कोजिमा ब्रदर्स के इक्वल हो सकता है, यानी कि गन एंड गू का भी पावर लेवल कोजिमा ब्रदर्स के इक्वल ही होना चाहिए, तो अगर सेओंगजुक लो डिफिकल्टी के साथ दोनों कोजिमा ब्रदर्स को अकेले ही हरा सकता है, तो एटलीस्ट वो मिड डिफिकल्टी या फिर हाई डिफिकल्टी के साथ गन एंड गू के चेओनलैंग वाले वर्जन को भी हरा सकता है। और मेरे इस स्टेटमेंट पर गन पार्क और गू किम के फैंस भड़क उठे और अब तक उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं, जिसका रिप्लाई देने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। हालांकि मैंने उस शॉर्ट वीडियो के सभी कमेंट्स को इस वीडियो में ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं बस उन्हीं कमेंट्स को इस वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ जो कि थोड़े बहुत लॉजिकल या फिर डिसेंट क्वेश्चंस थे, या फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर लोगों ने कमेंट्स में किए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए चेओनलैंग वाली फाइट में गन पार्क सीरियस नहीं था, या फिर गन पार्क का TUI मूड। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा था कि काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में गन पार्क के हंट फॉर गन पार्क आर्क के फीड्स को मेंशन कर रखा है, जबकि मैं उन लोगों को ये बात याद दिला दूं कि हंट फॉर गन पार्क आर्क लुकिज्म के प्रेजेंट स्टोरी लाइन में टेक प्लेस करता है, जबकि चेओनलैंग आर्क लुकिज्म के प्रेजेंट टाइमलाइन से ऑलमोस्ट 3 या फिर 4 साल पहले टेक प्लेस करता है। और मैंने उस शॉर्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस बात को क्लियरली मेंशन कर दिया था कि मैं गन एंड गू के चेओनलैंग वाले वर्जन्स को सेओंगजुक के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि प्रेजेंट वर्जन के साथ। और इसलिए मैं इस वीडियो में हंट फॉर गन पार्क आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करने वाला। इसके अलावा जिन लोगों को भी इस वीडियो को देखने के लिए काफी लंबे टाइम तक का वेट करना पड़ा है, उनसे मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा इस वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए। और इसलिए मैंने इस वीडियो के एंड में उन सभी व्यूअर्स को एक छोटा सा शाउट आउट दिया है जिन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और मुझे काफी सपोर्ट भी किया है। तो इसीलिए मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, मेरे उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि चेओनलैंग आर्क में हिरोकी कोजिमा से फाइट करते वक्त गन पार्क सीरियसली फाइट कर ही नहीं रहा था, या फिर वो बस उस फाइट को एंजॉय करना चाहता था। तो देखो गाइस, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि गन पार्क उस फाइट को एंजॉय नहीं कर रहा था, बट मैं इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि गन पार्क उस फाइट के दौरान सीरियस नहीं था या फिर वो होल्ड बैक दिखा रहा था। क्योंकि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि गन पार्क उस फाइट के दौरान होल्ड बैक कर रहा था, तो मैं उन लोगों को बस इतना याद दिला देना चाहता हूँ कि चेओनलैंग आर्क में गन पार्क ने अपनी एंट्री लेते हुए सबसे पहले चार्ल्स चोई से यही कहा था कि तू बस मुझे ये बता कि मुझे किसे जान से मारना है, जिसका मतलब साफ है कि गन पार्क उस फाइट में उतरा ही था अपने मर्डर इंटेंशन के साथ। इसके अलावा चेओनलैंग वाली आर्क में गन पार्क के अलावा चार्ल्स चोई भी था, जो कि अपने मर्डर इंटेंशन के साथ फाइट कर रहा था कोजिमा शिगेयाकी से, क्योंकि उस वक्त शैमन के पास रेड पेपर था, जो कि चार्ल्स चोई की सबसे बड़ी वीकनेस थी। और इसलिए उस रेड पेपर को हासिल करने के लिए चार्ल्स चोई शैमन को निपटाने के लिए भी तैयार था, जो कि उसने खुद भी ये एडमिट किया है। और इससे मुझे याद आया, उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि चेओनलैंग वाली आर्क में चार्ल्स चोई का शैमन के लोगों से लड़ने का कोई भी प्लान नहीं था, जबकि रियलिटी यह है कि चार्ल्स चोई अपने साथ गन पार्क को लेकर इसलिए गया था ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर शैमन और उसके सभी बॉडीगार्ड्स को वहीं पर निपटा सके। क्योंकि चार्ल्स चोई भी इस बात को अच्छे से जानता था कि शैमन को सिर्फ एक वार्निंग देने से या फिर उसे ब्लैकमेल कर लेने से वो अपनी टेरिटरी को छोड़ने वाला नहीं था। और अगर शैमन को सरेंडर करना होता या फिर उसे चार्ल्स चोई से बार्गेनिंग करना होता, तो वो एटलीस्ट उसे अपने घर पे बुलाता, ना कि अकेले में किसी ऐसे सुनसान जगह पर आने के लिए कहता। और इसीलिए इस बात को अच्छे से समझकर चार्ल्स चोई अपने साथ गन पार्क को लेकर गया था चेओनलैंग में, ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर शैमन और उसके सभी बॉडीगार्ड्स को वहीं पर निपटा सके, जिसमें कोजिमा ब्रदर्स भी इंक्लूडेड थे। तो जब आखिर में सबको निपटाना ही था, तो भला ऐसे में गन पार्क को हिरोकी कोजिमा के सामने होल्ड बैक दिखाने की क्या ही जरूरत पड़ती। बट स्टिल अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मेरी इन बातों पर बिलीव नहीं करते, तो चलो उन लोगों के लिए मैं ये बात मान भी लेता हूँ कि चेओनलैंग वाली आर्क में गन पार्क सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, और अगर वो सीरियसली फाइट करता तो वो अकेला उन दोनों कोजिमा ब्रदर्स को हरा देता, बट उसमें भी वो हाई डिफिकल्टी के साथ जीत पाता, जबकि सेओंगजुक ने तो उन दोनों कोजिमा ब्रदर्स को लो डिफिकल्टी के साथ हराया था। इनफैक्ट उन दोनों कोजिमा ब्रदर्स से फाइट करते वक्त सेओंगजुक को उन दोनों पर तरस आ रहा था, ये सोचकर कि वो दोनों अब कितने ज्यादा वीक हो चुके हैं।
और तो और सियोंगजू के साथ अपनी लास्ट फाइट के दौरान दोनों कोजिमा ब्रदर्स खुद से ही ये रियलाइज करते हैं कि ना तो सियोंगजू कभी भी उन दोनों से वीक था और ना ही वो एक मीडियोकर स्टूडेंट था, बल्कि असल में कोजिमा ब्रदर खुद से ही एज ए मीडियोकर टीचर थे जो कि सियोंगजू के हाई पोटेंशियल को समझने में नाकाम रहे थे। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से सियोंगजू ने उन दोनों कोजिमा ब्रदर्स को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और उन दोनों कोजिमा ब्रदर्स को हराने के बाद भी वो रुका नहीं था, बल्कि वो सीधा जेम्स ली के साथ फाइट करता है और उसे ऐसा सबक सिखाता है कि जेम्स ली आज भी सियोंगजू को कभी भूल नहीं पाता। और अगर उस दिन शैमन के ये 3 भाड़े के टट्टू अगर उस वक्त बीच में ना आते तो शायद सियोंगजू ने जेम्स ली के कैरेक्टर को भी हरा कर फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड के टाइटल को अचीव कर लिया होता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता और सियोंगजू को खुद को सरेंडर करना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके बाद उसे काफी ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन उस दौरान सियोंगजू शैमन के सामने एक उफ तक नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि शैमन विंजिन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही सियोंगजू सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही शैमन के पीछे अपेयर होकर उसे ऐसा करने से रोक देता है, जो कि ये दिखाता है कि सियोंगजू अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर उस दिन विंजिन या फिर उसके अदर स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद ना होते तो सियोंगजू ने अकेले ही जेम्स ली, कोजिमा ब्रदर्स और उन 3 भाड़े के टट्टुओं को मार मार कर उनका कुत्ता बना दिया होता। और यही वो रीजंस है जिनकी वजह से मैं सियोंगजू को गन पार्क के चेओनिंग वाले वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। एंड आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा ये समझाने के लिए कि चेओनिंग आर्क में गन पार्क सीरियसली फाइट कर रहा था, वो भी बिना होल्ड बैक के। और आखिर क्यों मैं सियोंगजू को गन पार्क के चेओनिंग वाले वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। इसीलिए अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेरे उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो दूसरा और सबसे ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन देखने के लिए मिला था वो था गन पार्क के TUI मोड को लेकर। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक जरूरी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं गन पार्क के TUI मोड को अनकंट्रोल UI गन पार्क कहकर प्रोनाउंस करूंगा, और सिर्फ इसी वीडियो में नहीं बल्कि अपने सभी वीडियोस में, क्योंकि इससे मुझे प्रोनाउंस करने में आसानी होगी। इसलिए जब भी मैं अनकंट्रोल UI गन पार्क की बात करूँ तो समझ जाना कि मैं गन के TUI मोड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने सियोंगजू को गन पार्क के चेओनिंग वाले वर्जन के साथ कंपेयर किया था, उस शॉर्ट वीडियो को मैंने 3 नवंबर 2024 को अपलोड किया था। और शिरोनी आर्क के जिस चैप्टर में हमने गन पार्क को उसके अनकंट्रोल UI मोड में जाते हुए देखा था वो चैप्टर था 528, जो कि रिलीज हुआ था 15 नवंबर 2024 को। और इन दोनों डेट्स के बीच में 11 दिन का गैप है, जिस वजह से मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि चेओनिंग आर्क में अपेयर होने से पहले ही गन पार्क ने अपने अंकल यामाजाकी शिंतारो को मारकर यामाजाकी सिंडिकेट का हेड बन चुका है, प्लस वो अभी अनकंट्रोल UI मोड को भी अचीव कर चुका है। बट अगर ऑनेस्टली मुझे सब के बारे में पहले से पता चल भी जाता तब भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होता, क्योंकि उस शॉर्ट वीडियो में मैंने सियोंगजू को गन पार्क के चेओनिंग वाले वर्जन के साथ कंपेयर किया था। और चेओनिंग आर्क में गन पार्क अपने बेस UI मोड में रहकर फाइट कर रहा था, ना कि अनकंट्रोल UI मोड में रहकर, जिसका साफ मतलब है कि मैंने सियोंगजू को कभी भी गन पार्क के अनकंट्रोल UI मोड के साथ कंपेयर ही नहीं किया था। और इन सब के अलावा जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि गन पार्क खुद से ही अपने UI मोड को एडजस्ट करके अनकंट्रोल UI मोड में जा सकता है, तो मैं उन लोगों से भी यही कहूंगा कि अपने नींद से जाग जाओ, क्योंकि गन पार्क का अनकंट्रोल UI मोड सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकता है जब वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है एंड उसके बाद वो अपनी UI पर से अपना कंट्रोल लॉस कर देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि शिंतारो ने खुद ही स्टेटमेंट दिया है, वो भी तब जब वो अनकंट्रोल UI मोड गन पार्क से फाइट कर रहा था। और मुझे नहीं पता कि तुम लोग शिंतारो के स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हो या फिर एग्री नहीं भी करते हो, बट मैं पर्सनली शिंतारो के स्टेटमेंट से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि गन पार्क का अनकंट्रोल UI मोड फर्स्ट टाइम तब एक्टिवेट हुआ था जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था, और सेकेंड टाइम तब था जब उसे ऐसा लगने लगा था कि जेम्स ली ने चार्ल्स चोई को निपटा दिया है। और जो कोई भी ये सोच रहा है कि चार्ल्स चोई के मरने से गन पार्क इमोशनली इतना ज्यादा हर्ट क्यों होगा, तो देखो गाइस, इसका रीजन मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि गन पार्क का अनकंट्रोल UI मोड सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकता है जब वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम एक थ्योरेटिकल कंपैरिजन कर रहे हैं सियोंगजू वर्सेस चेओनिंग आर्क वाले गन पार्क के बीच में, तो ऐसे में सियोंगजू के साथ फाइट करते वक्त गन पार्क का अपने अनकंट्रोल UI मोड में जाने का कोई भी पर्सनल रीजन नहीं है। बट शायद उसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि गन पार्क से फाइट करते वक्त सियोंगजू का PTSD स्टार्ट हो जाए, जिसके बाद वो उल्टा गन पार्क के ऊपर भारी पड़ जाए। बट क्योंकि मैंने अभी तक
सियोंगजुक को उसके पीटीएसडी वाले सिचुएशन में ऑन स्क्रीन फाइट करते हुए नहीं देखा, इसीलिए मैं भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले मैं गन पार्क के जितने भी डाई हार्ड फैंस है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूं कि शिरोने आर्क वाला अनकंट्रोल यूआई गन पार्क चेनलंग वाले सियोंगजुक से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि शिरोने आर्क में अनकंट्रोल यूआई गन पार्क ने यामाजाकी शिंतारो को काफी बुरी तरीके से कूट कर रख दिया था। और मेरा मानना है कि सियोंगजुक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट वो शिंतारो से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता, इसलिए अनकंट्रोल यूआई गन पार्क हरा सकता है सियोंगजुक को। लेकिन मेरे स्टेटमेंट का ये गलत मतलब मत निकाल लेना कि मैं ये कह रहा हूँ कि चेनलंग आर्क वाला गन पार्क ज्यादा पावरफुल है सियोंगजुक से, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी वीडियो में। और अगर तुम लोगों को समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से रिप्ले करके देख लेना। खैर, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को ये गलतफहमी है कि यामाजाकी शिंतारो गन पार्क के अनकंट्रोल यूआई मोड की वजह से मरा था, बट एक्चुअल रियलिटी है कि शिंतारो ने खुद ही अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि उस समय शिंतारो के पास जिंदा रहने का कोई भी पर्पस नहीं बचा था। और इसके अलावा वो अपने पास्ट डिसीजन को लेकर ऑलरेडी काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, एंड इसके अलावा वो काफी लंबे टाइम से डिप्रेशन में भी था, और इसलिए वो जानबूझकर गन पार्क के अटैक को अपने ऊपर लैंड करने के लिए देता है। इनफैक्ट गन के होश में आने के बाद शिंतारो ने खुद ही अपने हाथों से गन पार्क के हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट के थ्रो कर दिया, और गन से बस इतना ही कहा कि यंग मास्टर आप बिल्कुल भी मेरी तरह मत बनना। और यही शिंतारो के लास्ट वर्ड्स थे, जिसके बाद उसकी लाइफ का एंड हो जाता है। और जिन लोगों को भी इस बात पर बिलीव ना हो वो जाकर चैप्टर 530 को फिर से रीड कर ले, और जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी है उनके लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट कमेंट, जिसे कि तुम लोग खुद ही रीड कर लो इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं सीधा इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। तो देखो यार, तुम्हारे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि शैमन को गन पार्क के आने की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि उस टाइम तक वो सिर्फ गन पार्क को ही चार्ल्स शोई के सब कोऑर्डिनेट के तौर पर जानता था। और इसके अलावा जब शैमन ने स्टेटमेंट दिया था तब उस वक्त उसे जेम्स ली के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो कौन है या फिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इवन तो उसे जेम्स ली का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन जब वो बाद में जेम्स ली को सियोंगजुक के साथ फाइट करते हुए देखता है तब वो खुद भी ये बात अच्छे से समझ जाता है कि जेम्स ली कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भाई, अगर तुम्हें सच में ये लगता है कि शैमन का ये मानना था कि गन पार्क दोनों कोजिमा ब्रदर्स से ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक बार के लिए तुम बस शैमन का ये वाला स्टेटमेंट रीड कर लो, जो कि वो गन पार्क वर्सेस हिरोकी कोजिमा के फाइट के वक्त वो अपने मन में सोच रहा था, जिसके अंदर वो ये कहता है कि गन पार्क की स्किल एक याशा की कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उसका पोटेंशियल एक याशा से ज्यादा है। अब गन पार्क के पोटेंशियल को लेकर जो स्टेटमेंट शैमन ने दिया था वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्किल वाली बात को लेकर तुम्हारे ओपिनियन क्या है ये तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो। बट गन पार्क को लेकर शैमन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ये इस वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूंगा कि शैमन ने कोजिमा ब्रदर्स वर्सेस गन पार्क एंड चार्ल्स शोई की फाइट में इसलिए इंटरफेयर किया था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर उस फाइट के दौरान दोनों कोजिमा ब्रदर्स कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गए तो फिर उसे सियोंगजुक से प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, ना कि इस डर से कि कहीं कोजिमा ब्रदर्स गन पार्क और चार्ल्स शोई के हाथों हार ना जाए। जिससे कि साफ पता चलता है कि शैमन का ऐसा मानना था कि कोजिमा ब्रदर्स गन पार्क और चार्ल्स शोई इन दोनों को हरा सकते थे, और ये भी कि शैमन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट सियोंगजुक था, ना कि गन पार्क या फिर चार्ल्स शोई। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बना रहा, बल्कि शैमन के स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बेसिकली गन पार्क के स्टेटमेंट के ऊपर बेस है, जो कि उसने हिरोकी कोजिमा से कहा था, बट वो सिर्फ एक स्टेटमेंट था, ना कि कोई एक्चुअल फीट। और वैसे भी गन पार्क के कैरेक्टर में इतना ज्यादा एटीट्यूड है कि वो अपने से ज्यादा किसी और को स्ट्रांग मानता भी नहीं है। हालांकि लुकिज्म के अंदर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिनकी वो रिस्पेक्ट करता है, बट वो कभी भी उन्हें अपने से ज्यादा स्ट्रांग नहीं मानता। तो हिरोकी कोजिमा की बात ही छोड़ दो। इसलिए अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने लिखा है कि गन पार्क ने सिर्फ 10 साल की एज में ही दोनों कोजिमा ब्रदर्स को सरपास कर दिया था, एंड पर्सनली इस बात को सुनने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। और ये वो लोग हैं जो कि मुझे कहता है कि तू लुकिज्म के चैप्टर्स को अच्छे से रीड नहीं करता क्या। तो देखो गाइस, लुकिज्म के चैप्टर 520 के अंदर शिंतारो ने ये स्टेटमेंट जरूर दिया था कि गन पार्क आने वाले टाइम में अपने टीचर्स यानी कि कोजिमा ब्रदर्स को सरपास कर देगा। लेकिन शिंतारो ने ये स्टेटमेंट गन पार्क के पोटेंशियल के बेसिस पे दिया था, ना कि गन पार्क के पावर के बेसिस पे, क्योंकि उस वक्त गन पार्क सिर्फ एक 5 साल का छोटा सा बच्चा था, लेकिन उस एज में भी उसके पास इतना ज्यादा टैलेंट था कि वो किसी भी एक टेक्निक को सीख लेने के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर उस टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर लेता था।
जिसे देखकर शिनतारो ने स्टेटमेंट दिया था कि गन पार्क जल्दी ही कोजिमा ब्रदर्स को सरपास कर देगा। बट अगर हम फिर भी स्टेटमेंट को हटा दे तब भी 10 साल के गन पार्क के फिजिक में और कोजिमा ब्रदर्स के फिजिक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस गैप है। इसीलिए 10 साल का गन पार्क किसी भी तरीके से कोजिमा ब्रदर्स को नहीं हरा पाएगा। तो अब वक्त है गन पार्क से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन को कवर करने का, जो कि अगेन गन पार्क के स्टेटमेंट के ऊपर बेस है, जिसे कि उसने चैप्टर 469 के अंदर कहा था, जहां पर वो जेम्स ली से कह रहा होता है कि अगर चार्ल्स रॉय ने तुम्हारी जगह पर मुझे वहां पर भेजा होता तो मैं अकेले ही वहां पर सब कुछ हैंडल कर लेता। बट अगेन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई एक्चुअल फिट। और गन पार्क के इस स्टेटमेंट को देने से पहले जेम्स ली अपने मन में सेओंगजू के बारे में सोच रहा था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके जितना स्ट्रॉन्ग भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि उस टाइम तक वो गीते किम और गन पार्क जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को ऑलरेडी काफी अच्छे से जान चुका था। इनफैक्ट वो लेजेंडरी फिस्ट गैप्योंग किम से भी फाइट कर चुका था। बट फिर भी जेम्स ली सेओंगजू को लेकर इतना खतरनाक स्टेटमेंट देता है, तो फिर एटलीस्ट इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। और इसलिए मैं गन पार्क के उन डाई हार्ट्स फैन से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात पे कोई भी डाउट नहीं है कि गन पार्क पूरे लुकिज्म मानवा का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। बट फिर भी लुकिज्म में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जो कि गन पार्क को हराने का पोटेंशियल रखते हैं, जो कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब वक्त है गूगेम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। तो यहाँ पर गूगेम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन यह है कि गूगेम का टीनेजर वर्जन गन पार्क के टीनेजर वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो भाई, अगर तुम चैप्टर 528 के अंदर जो गन पार्क एंड गूगेम की फाइट हुई थी उसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो नींद से जाग जाओ, क्योंकि उस वक्त वो फाइट ड्रॉ हो गई थी जेम्स ली के इंटरफेरेंस की वजह से। वरना उस वक्त गन पार्क अपने हिट मोड में आ चुका था, और अगर उस वक्त जेम्स ली उन दोनों की फाइट के बीच में इंटरफेयर ना करता तो गन पार्क ने किसी भी तरीके से गूगेम को डिफीट कर दिया होता। खैर अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्या होता अगर गूगेम अपने दोनों शॉट्स के साथ सीरियसली फाइट करता सेओंगजुक से? तो देखो गाइस, मुझे नहीं लगता कि डबल शॉट होने के बाद भी गूगेम हरा पाता सेओंगजुक को, क्योंकि सबसे पहला रीजन तो यह है कि चोलनाग आर्क वाले गूगेम के शॉट टेक्निक्स उस लेवल पर नहीं होंगे जिस लेवल पर वो हंट फॉर गन पार्क आर्क में अपने डबल शॉट टेक्निक्स को यूज कर रहा था। क्योंकि जैसा कि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि चोलनाग आर्क लुकिज्म के प्रेजेंट टाइमलाइन में ऑलमोस्ट 3 या फिर 4 साल का गैप है, जिस वजह से गूगेम का चेनलिंग वाला वर्जन स्किल और एक्सपीरियंस लैक करता है। और जिन लोगों को भी मेरी इन बातों पर यकीन ना हो उनके लिए ये रहा प्रूफ, जहां गूगेम ने खुद ही ये कहा है कि मूनलाइट टेक्निक वक्त के साथ ही ग्रो करती है। इसके अलावा दूसरा रीजन यह है कि सेओंगजुक को गूगेम के अगेंस्ट फाइट करते वक्त स्पीड का काफी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम सब ने चेनलिंग आर्क में देख रखा था कि कैसे सेओंगजुक ने जेम्स ली को स्पीड के मामले में सरपास कर दिया था। और क्योंकि जेम्स ली गन पार्क और गूगेम से ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, तो टेक्निकली सेओंगजुक भी गन पार्क और गूगेम के चेनलिंग वाले वर्जन से ज्यादा फास्ट होगा, जिस वजह से वो गूगेम के सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेगा। प्लस उसके पास गूगेम के ऊपर काउंटर अटैक करने का भी मौका होगा। और हम सभी को पता है कि गूगेम फिजिकली गन पार्क जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ऊपर से सेओंगजुक की सिसिरम टेक्निक सीधा अपोनेंट्स के हड्डियों को ही तोड़ देती है। और इसीलिए सेओंगजुक थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर गूगेम के चेनलिंग वाले वर्जन को भी हरा ही देगा। तो अब वक्त है इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने का, जो कि अभी तुम्हारे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो देखो भाई, मैं अब तक इस वीडियो में गन पार्क और गूगेम वर्सेस सेओंगजुक से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी 1v1 के कंपैरिजन के बेसिस पे। बट क्या सेओंगजुक गन एंड गू के चेनलिंग वाले वर्जन्स को अकेले ही एक साथ हरा पाएगा? वेल, ये करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, बट हाँ, सेओंगजुक गन एंड गू के चेनलिंग वाले वर्जन्स को अकेले ही एक साथ हरा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सेओंगजुक के पास स्पीड का एडवांटेज है, जिससे कि वो गन एंड गू के ज्यादातर अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है। बट अगर बाय चांस उसे 1-2 अटैक गलती से लग भी जाते हैं, तब भी सेओंगजुक की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस काफी अच्छी है। और इसके अलावा सेओंगजुक के पास है जिन मुजिन की फॉरबिडन टेक्निक सिसिरम, जिसकी मदद से वो गन और गूगेम को काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकता है। लेकिन गन और गूगेम के पास सिसिरम के अगेंस्ट कोई भी परफेक्ट काउंटर अटैक टेक्निक नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि गन पार्क ने बचपन में ही कई सारे मल्टीपल मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था, जैसे कि मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। बट जैसा कि मैंने गूगेम के केस में भी कहा था कि उसके शॉर्ट स्किल चेनलिंग वाले आर्क में उस लेवल पर नहीं थे जिस लेवल पर वो अभी यूज कर सकता है, ठीक वैसे ही गन पार्क के मार्शल आर्ट स्किल चेनलिंग आर्क में उस लेवल पर नहीं थे
जिस लेवल पर वो अभी उन टेक्निक्स को यूज कर सकता है, और इसलिए कोई भी परफेक्ट काउंटर अटैक टेक्निक ना होने की वजह से सेओंगजू गन और गू किम को फाइट में डोमिनेट कर देगा। इसके अलावा एक साथ फाइट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गन एंड गू किम को ही फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आज तक कभी भी इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अगेंस्ट फाइट करते हुए नहीं देखा। इसलिए ये बता पाना काफी मुश्किल है कि उनके बीच का टीम वर्क कैसा होगा। और अभी तक हमें गन पार्क के बारे में जितना कुछ भी पता चला है, उससे यही समझ में आता है कि गन पार्क को अकेले फाइट करना पसंद है, और अगर गन पार्क की फाइट में कोई उसे हेल्प करने की कोशिश करे तो गन पार्क उसे ही निपटा देगा। वही अगर गू किम की बात करें तो जब गू किम सीरियसली फाइट करना स्टार्ट करता है तब उसके अटैक्स इतने ज्यादा लीथल होते हैं कि उसके आसपास खड़ा रहना ही काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। और इसलिए इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि जब ये दोनों सेओंगजू पर एक साथ अटैक करने की कोशिश करे तब उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे को ही लग जाए, या फिर दोनों एक दूसरे के अटैक्स के बीच में आ जाए, जिसके बाद सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले ये कि दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जिससे कि दोनों आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर दे, जिसके बाद सेओंगजू का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी यह है कि गन और गू किम दोनों ही सेओंगजू से 1v1 फाइट करना स्टार्ट कर दे, जिसके बाद सेओंगजू उन दोनों को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके हरा ही देगा। इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटीज में आउटकम हमेशा सेम ही निकलेगा। इसीलिए सेओंगजू गन पार और गू किम के चेओनंग वाले वर्जन को हरा सकता है। और इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ गन पार्क और गू किम के चेओनंग वाले वर्जन्स को ही सेओंगजू के साथ कंपेयर कर रहा हूं, ना कि प्रेजेंट वर्जन्स को। लेकिन अगर मैं गन पार्क और गू किम के प्रेजेंट वर्जन को सेओंगजू के साथ कंपेयर करता तो मुझे इस बात को कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि गन पार्क और गू किम के प्रेजेंट वर्जन थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके सेओंगजू के चेओनंग वाले वर्जन को 1v1 फाइट में ही हरा देते। बट इसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस से ये भी कहना चाहूंगा कि सेओंगजू के कैरेक्टर को ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करो, क्योंकि सेओंगजू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आज की डेट में जिंदा होता तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता कि लुकिज्म के टॉप टीयर्स को भी अपने घुटने पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर देता। खैर मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और अभी एक क्वेश्चन बच चुका है जो कि मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसलिए मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले अपने उन सभी सपोर्टर्स को एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे उस शॉर्ट वीडियो के अंदर सपोर्ट किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ तुम सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।